नमस्कार दोस्तों, मैं राजन बिलपानिया आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी विद अपने साथ। अभी तक के वीडियो में हमने आपको गणितीय अवधारणा से परिचित करवाया है। आज से हम फिजिक्स की कक्षा 11वीं का अध्याय 1 से क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। तो जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं वे इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और कंटिन्यू हम प्रयास करेंगे कि रोज़ एक वीडियो आपको लगातार बनाकर डालते रहें जिससे आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहे। तो आज हम प्रारंभ कर रहे हैं अध्याय 1 जिसका नाम है भौतिक जगत। तो दोस्तों, हमारे चारों तरफ जो घटनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं फिजिक्स से संबंधित जरूर होती हैं। अर्थात फिजिक्स एक ऐसा व्यवहारिक सब्जेक्ट है जिसमें कहीं ना कहीं हमारी दैनिक जीवन की घटनाएं भी जुड़ी होती हैं। तो आज इसी की शुरुआत हम करते हैं। तो जो अध्याय 1 हमें दे रखा है हमारी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में, और दूसरी जो सीबीएसई वगैरह जो भी दूसरे राइटर की जो बुकें हैं, बोर्ड की बुकें हैं, सब में अध्याय 1 में इंट्रोडक्शन दे रखा है फिजिक्स का। इससे संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिजिक्स क्या है, फिजिक्स का क्या उपयोग होता है, इसके बारे में परिचय दे रखा है। तो आज भी हम भी आपको फिजिक्स का परिचय समझाने जा रहे हैं। तो फिजिक्स का परिचय में सबसे पहला टॉपिक आता है साइंस, विज्ञान। तो विज्ञान किसे कहते हैं? सबसे पहला टॉपिक जो है हमारी बुक में वो है विज्ञान। विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान बहुत ही सिंपल सी बात है, देखिए समझते हैं विज्ञान किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक घटनाओं का सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध अध्ययन करना एवं इससे प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अर्थात किसी भी विषय का अगर हमें जानना हो तो उसके सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। जैसे हमें गणित सीखना है तो गणित सीखने के लिए क्रमबद्धता जरूरी है। क्रमबद्धता से तात्पर्य कि अगर एक स्टेप टू स्टेप हम किसी चीज पे चलेंगे तो उसके बारे में हम जान पाएंगे। उदाहरण के लिए जैसे अगर हम समझें कि अगर हमें मैथ्स का ज्ञान प्राप्त करना है तो मैथ्स का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें अंकों का ज्ञान होना जरूरी है। सबसे पहले हमें क्या सिखाया जाएगा? 1 2 3 4 जो अंक होते हैं उनका ज्ञान कराया जाएगा। अंक का ज्ञान होने के बाद फिर हमें जोड़ना सिखाया जाएगा। लाइन खींच कर हम जोड़ना सीखे थे, है ना। लाइन खींच के उनको मिटाकर हम घटाना सीखे थे, तो जोड़ना घटाना सिखाया जाएगा। जोड़ना घटाने के बाद हमें गुणा करना सिखाया जाएगा। गुणा करना सीखने के बाद हम क्या सीखते हैं? भाग देना सीखते हैं। क्या सोचो आप, क्या शुरुआती हमें भाग करना सिखाया जा सकता है? नहीं सिखाया सकता है। इसलिए किसी भी विषय को अगर जानना है, किसी विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है तो उसमें क्रमबद्धता बहुत जरूरी है। तो इसे क्रमबद्धता बोलते हैं। अर्थात प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना एवं सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन करना, और उस अध्ययन से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसको फिर हम बोलते हैं विज्ञान। विज्ञान जिसका अंग्रेजी शब्द होता है साइंस। और साइंस शब्द जो है लैटिन भाषा के शब्द सिनिटिया से लिया गया है। बच्चों ये याद रखना, कंपटीशन परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि साइंस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सिनिटिया से हुई, है ना। इसको मैं आप लिख के भी बता सकता हूँ। लैटिन भाषा के शब्द सिनिटिया से साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो साइंस शब्द कहाँ से लिया गया है? ये परीक्षा में, कंपटीशन परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ये आप अभी से याद रखें कि साइंस शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सा शब्द? सिनिटिया से लिया गया, जिसका मतलब होता है जानना। ठीक है। विज्ञान को 2 शाखाओं में विभाजित किया गया है। विज्ञान की 2 शाखाएं होती हैं। विज्ञान को प्रमुख 2 शाखाओं में विभाजित किया गया है जिनका नाम है भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट लिए जाते हैं? तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत गणित विषय, रसायन विषय और भौतिक शास्त्र जो अपन जिसे भौतिकी बोलते हैं, भौतिक शास्त्र या भौतिकी सब्जेक्ट को लिया गया है। इसी के साथ जीव विज्ञान में लिया गया है जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है।
और वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पेड़ पौधों संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, हमारी बुक में अगला टॉपिक दे रखा है वैज्ञानिक विधि। अब वैज्ञानिक विधि क्या होती है? तो वैज्ञानिक विधि, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो भौतिक सब्जेक्ट है, भौतिकी जो विषय है वो व्यवहारिक विषय, अर्थात कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार में हम उसका उपयोग करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार वैज्ञानिक भी अपने अनुसंधान कार्य में या अपने खोज कार्य में जिस विधि को अपनाते हैं, जिस विधि का उपयोग करते हैं, उस विधि को बोला जाता है वैज्ञानिक विधि। अर्थात वैज्ञानिक विधि की परिभाषा क्या होगी? वैज्ञानिक विधि को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि वैज्ञानिक अपने अनुसंधान मतलब रिसर्च, वैज्ञानिक अपने अनुसंधान कार्य करने के लिए जिस विधि का उपयोग करते हैं, उसे वैज्ञानिक विधि कहा जाता है। अब वैज्ञानिक विधि के जो स्टेप होते हैं, क्रम होते हैं, चरण होते हैं, वो प्रमुख चरण निम्नलिखित 4 चरण होते हैं। तो वैज्ञानिक विधि के प्रमुख चरण कितने होते हैं? 4 प्रमुख चरण। तो प्रमुख चरण कितने होते हैं? इसके 4 प्रमुख चरण होते हैं। पहला है क्रमबद्ध प्रेक्षण, दूसरा होता है परिकल्पना का निर्माण, तीसरा चरण होता है परिकल्पना का सत्यापन, और चौथा चरण होता है अंतिम सिद्धांत। इस प्रकार वैज्ञानिक अपने इन 4 चरणों के द्वारा किसी भी अनुसंधान कार्य को संपन्न करते हैं। तो वैज्ञानिकों द्वारा अपनाई गई विधि को या अपना अनुसंधान कार्य करने में वैज्ञानिकों द्वारा अपनाई गई विधि को वैज्ञानिक विधि कहते हैं। इसको हम एक दैनिक जीवन में उदाहरण से समझते हैं। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी समस्या होती हैं, उस समस्याओं को भी हम इसी विधि का उपयोग करके सोल्व करते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। सोचो, हम परिकल्पना करो, अपने दिमाग में कल्पना करो कि हम घर से विद्यालय साइकिल से जा रहे हैं। साइकिल से आप सभी लोग परिचित हैं। विद्यार्थी जीवन में साइकिल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। कोई भी विद्यार्थी सबसे पहले साइकिल चलाने सीखता है। तो जब हम घर से विद्यालय की ओर साइकिल से जा रहे हैं, कल्पना करो जाते जाते रास्ते में हमें क्या हुआ कि ऐसा एहसास हो रहा है कि हमारी साइकिल आवाज कर रही है, और आवाज के साथ साथ साइकिल क्या हो रही, भारी भारी चल रही है। अब साइकिल आवाज भी कर रही है, भारी भारी चल रही है, तो हम सबसे पहला हमारी क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या करेंगे हम? सोचो, अगर ऐसा आपके साथ होगा तो आप क्या करते हो? तो हम सभी क्या करेंगे? कोई भी विद्यार्थी ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले क्या काम करेगा? तो सबसे पहले वो साइकिल पर से उतरेगा, और उतरने के बाद टेकी लगाकर, पहिया घुमाकर अच्छे से निरीक्षण करेगा कि भैया ये आवाज कहाँ से आ रही है ना? उस आवाज को जानने का प्रयास करेगा, अर्थात उस समस्याओं को जानने का प्रयास करेगा। तो ठीक वैज्ञानिक की भी विधि में भी सबसे पहला जो क्रम होता है वो होता है क्रमबद्ध प्रेक्षण। तो ये जो छोटे छोटे प्रयोगों के द्वारा हम जो समस्या जान रहे हैं, समस्या जानने का प्रयास कर रहे हैं, इस स्टेप को बोला जाता है क्रमबद्ध प्रेक्षण। मानो हमें समझ में आ गया कि भैया कि जो साइकिल है, साइकिल के सीट के पास एक मरघाट होता है पहिए के ऊपर। मरघाट आप समझते हो सब, जो कीचड़ से बचने के लिए एक पतरा लगा रहता है पहिए के ऊपर। मान लो उसके पास
ताले के पास एक नट रहता है, नट अगर मान लो गिर जाता है तो वो जो मरगाट है वो पहिए से टकराता है, और टकराने के कारण क्या है, वो आवाज कर रहा है, आवाज के साथ साथ भारी भी चल रहा है। तो हमने टेकी पे लगाकर साइकिल को घुमाकर क्या करा, सबसे पहले उसमें समस्या को जाना। तो हमें समस्या मालूम पड़ गई, हम रास्ते में आ रहे हैं, हमारी आवाज आ रही थी साइकिल में, हमने रोकी, रोकने के बाद टेकी लगाकर हमने क्या करा, सबसे पहले स्टेप क्या करी हमने, उसकी उस समस्या को जाना। अब समस्या हमारे सामने है कि भैया ताले के पास जो मरगाट में लगा हुआ नट वो गिर गया। अब इसका समाधान कैसे करेंगे, तो इसका समाधान करने के लिए हमारे मन में क्या विचार आएगा, तो हमारे मन में विचार आएगा कि 4-5 रुपए का नट आएगा, हम दुकान पे लगवा लें। अब दुकान पे लगाने का हमारा सबसे पहले क्या है, इस समस्या को हल करने का क्या है, तरीका है कि भैया 5 रुपए 10 रुपए का नट आएगा, लगा लेंगे तो अपनी समस्या क्या हो जाएगी, हल हो जाएगी। लेकिन हम सुबह सुबह विद्यालय जा रहे हैं, सुबह सुबह अपनी दुकान नहीं खुली, साइकिल सुधारने वाले की दुकान नहीं खुली, तो फिर पहला जो हमने तरीका सोचा था कि नट लगवा लेंगे, अब वो तरीका हमारा क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर से एक नया तरीका सोचेंगे कि अब दूसरा तरीका क्या देखें कि ये हमारी समस्या क्या हो जाए, हल हो जाए। तो हम ये सोचेंगे कि भैया अभी के लिए हम टेम्परेरी काम कर लें, कोई ऐसा समस्या हल कर ले कि हम स्कूल तक पहुंच जाएं। तो हमारे दिमाग में विचार आया कि हम कोई तार या रस्सी देख ले जिससे हम उस मरगाट को बांध दें, जिससे आवाज नहीं आए, हमारी साइकिल भारी नहीं चले। और हमने आसपास देखा, मान लो हमें क्या मिल गई, कोई तार मिल गया, कोई रस्सी मिल गई, और हमने उसको ऐसा बांधकर उस समस्या को क्या करा, हल करने का तरीका सोचा। तो दूसरी स्टेप उनकी क्या रहती है वैज्ञानिकों की, समस्या जानने के बाद वो भी क्या करते हैं, समस्या को जान लेते हैं, तो उसको हल करने के क्या सोचते हैं, तरीके सोचते हैं। उस हल करने के तरीके को, जैसे हमने तरीका सोचा नट लगवा ले, दूसरा तरीका क्या सोचा कि नट वाला तरीका फेल हो गया, तो हमारा दूसरा तरीका क्या सोचा कि भैया रस्सी वाला, रस्सी या तार से हम बांध लें। ठीक है, तो अगर पहला तरीका फेल हो जाता है तो हम क्या सोचते हैं, दूसरा तरीका यूज करते हैं। इस प्रकार दूसरा भी अगर फेल हो जाता है तो तीसरा यूज करते हैं। तो पहली स्टेप होती है क्रमबद्ध प्रेक्षण, समस्या को जानना। दूसरी स्टेप होती है परिकल्पना का निर्माण करना, उस समस्या को हम कैसे हल करेंगे उसको सोचना। सोचने के बाद उस परिकल्पना का क्या करना पड़ता है, सत्यापन। जैसे हमने सोचा था कि नट लगवा ले, लेकिन उसका सत्यापन हुआ क्या, दुकान बंद थी, तो सत्यापन नहीं हो पाया, तो उस तरीका हमारा क्या हो गया, फेल हो गया। तो अगर वो सत्यापन हम करके देखते हैं, अगर सत्यापन नहीं होता है तो फिर से हम क्या करते हैं, नई परिकल्पना का निर्माण करते हैं, फिर से हम दूसरी स्टेप पे पहुंच जाते हैं। परिकल्पना क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। परिकल्पना निर्माण के नया तरीका ढूंढेंगे, फिर उसका सत्यापन करेंगे। अगर वो सत्यापन हो जाता है तो फिर हम उसको अंतिम सिद्धांत कह देते हैं। तो जैसे हमारी समस्या थी कि बीच में आवाज आ रही थी, तो आवाज आने का हमारा समाधान क्या निकला, तार से हमने क्या कर लिया, बांध लिया। तो अब हमारा अंतिम सिद्धांत क्या हो गया, आखिरी निर्णय क्या हो गया कि हम किसी को भी क्या बता सकते हैं कि भैया कभी भी अगर आप साइकिल से जाओ और आपकी जो साइकिल है उसमें कोई आवाज आ रही हो, तो आप पहले टेकी लगाकर उसको देखो, समस्या को जानो। समस्या जानने के बाद अगर नट गिर जाए, नट अगर वहां नहीं लगा पाए, तो हम उसे रस्सी या तार से बांधकर भी टेम्परेरी उस समस्या को हल कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ है अपना अंतिम सिद्धांत। तो ठीक वैसे ही वैज्ञानिक भी क्या करते हैं, छोटे छोटे प्रयोग करते हैं, जिनको हम क्रमबद्ध प्रेक्षण कहते हैं। उन छोटे छोटे प्रयोगों के माध्यम से वो समस्या को जानते हैं। समस्या जानने के बाद उस समस्या को हल करने का क्या सोचते हैं, तरीका सोचते हैं। उस तरीका को बोला जाता है परिकल्पना का निर्माण। फिर परिकल्पना निर्माण करने के बाद उस परिकल्पना क्या किया जाता है, सत्यापन। अगर वो सत्य हो जाती है परिकल्पना, तो उसे ही अंतिम सिद्धांत दे दिया जाता है, नहीं तो पुनः नई परिकल्पना का निर्माण किया जाता है और फिर से उसका सत्यापन किया जाता है। और ये प्रक्रिया जब तक की जाती है जब तक कि समस्या का समाधान नहीं हो जाए। इसको हम क्या बोलेंगे, वैज्ञानिक विधि। तो आपको ये वैज्ञानिक विधि भी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, है ना। तो अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक है हमारा भौतिक या फिजिक्स का अर्थ। तो भौतिक शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से लिया गया है। तो भौतिक शब्द या फिजिक्स शब्द जो है ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाओं का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, उसे
उस विषय को भौतिकी कहा जाता है। अर्थात भौतिकी का अर्थ क्या हुआ, भौतिकी की परिभाषा क्या हुई कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन जिस विषय के अंतर्गत होता है उस विषय को बोला जाता है भौतिकी। अब दोस्तों इस परिभाषा में एक शब्द आया है प्रकृति, और प्रकृति में होने वाली घटनाएं, तो ऐसा विषय जो किन किन घटनाओं का अध्ययन करेगा, किस में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करेगा, प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करेगा। और प्रकृति अर्थात नेचर, नेचर जो है वो क्या है, नेचर क्या होता है, प्रकृति क्या होती है, तो प्रकृति हमारे चारों ओर की सभी वस्तुओं से मिलकर बनी होती है। पूरी प्रकृति के बारे में बोले तो पेड़ पौधे भी उसमें आते हैं, जीव जंतु भी उसमें आते हैं, अंतरिक्ष भी उसमें आता है, पाताल भी उसमें आता है, समुद्र भी उसमें आता है, सागर भी उसमें आता है, अर्थात पूरा ब्रह्मांड आता है। अर्थात कोई सा भी ऐसा टॉपिक है, ऐसा कोई सा सब्जेक्ट नहीं बचेगा, कोई सी ऐसा वस्तु नहीं बचेगी जिसका हम अध्ययन नहीं करेंगे। अर्थात फिजिक्स एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत जिसका क्षेत्र क्या है, बहुत विस्तृत है, क्योंकि वो पूरी प्रकृति का अध्ययन करता है। वो प्रकृति का क्षेत्र क्या होता है, बहुत विस्तृत होता है। और इस विस्तृत ज्ञान को अध्ययन करने के लिए, है ना, उसको सुविधा अनुसार बनाने के लिए, इस कार्य को जानने के लिए फिजिक्स की क्या बनाई गई, शाखाएं बनाई गई, जिस शाखाओं के माध्यम से सबको क्या कर दिया गया, अलग अलग शाखाएं बनाई गई, जिसमें अलग अलग टॉपिक या अलग अलग सब्जेक्ट के आधार पर उनका अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त किया गया। जैसे फिजिक्स को प्रमुख 2 शाखाओं में विभाजित किया गया। उन शाखाओं को क्या बोला जाता है, एक चिर सम्मत भौतिकी, जिसको इंग्लिश में क्लासिकल फिजिक्स से बोला जाता है। चिर सम्मत का मतलब होता है अपना जो भौतिकी जो खोज कार्य 1900 ईसा पूर्व के पहले हुए, या जिन जिन विषयों पर, जिन जिन प्रकृति के जिन जिन घटनाओं पर खोज कार्य 1900 ईस्वी के पूर्व किए गए हैं, उनके सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को कौन सी शाखा का नाम बोला गया है, चिर सम्मत भौतिकी बोला गया। अब चिर सम्मत भौतिकी के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट के बारे में जानकारी एकत्रित की गई, सबसे पहले तो यांत्रिकी। यांत्रिकी से शब्द का मतलब होता है, यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विराम और धीमी गति से चलने वाली वस्तु का अध्ययन किया जाता है, अर्थात मैकेनिकल ब्रांच, इसको क्या बोलता है अंग्रेजी में, मैकेनिकल ब्रांच। तो यांत्रिकी या मैकेनिकल ब्रांच ये फिजिक्स की सबसे पुरानी शाखा है। सबसे पहले जो खोज कार्य शुरू करे या जो घटनाओं का अध्ययन जो अपन ने करा फिजिक्स के अंतर्गत, जो कार्य सबसे पहले प्रारंभ करे वो किस क्षेत्र में करे, तो वो यांत्रिकी के क्षेत्र में करे। तो एक क्वेश्चन बनता है, कंपटीशन परीक्षा में पूछा जाता है कि भौतिक की सबसे पुरानी शाखा बताओ या फिजिक्स की सबसे पुरानी ब्रांच बताओ, तो सबसे पुरानी ब्रांच कौन सी होगी, यांत्रिकी होगी। ठीक है। दूसरी होती है उष्मागतिकी। उष्मागतिकी क्या होती है, जिसमें उष्मा और ताप से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तीसरी होती है प्रकाशिकी, प्रकाश संबंधी घटनाओं का अध्ययन, जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि घटनाओं का अध्ययन जो किया गया है, कर चुके हैं, है ना। ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें 1900 ईसा पूर्व से पहले खोज कार्य शुरू हो गए थे, तो इनके बारे में आज की पीढ़ी जो है बहुत सारा ज्ञान जानती है, इनके बारे में बहुत सारी चीजें पूरी दुनिया जान चुकी है। तो ये खोज कार्य हो चुके हैं इनमें से बहुत सारे, तो इनको बोला जाता है पुरानी शाखा, जिसका नाम है चिर सम्मत भौतिकी। फिर उसमें और कौन सा टॉपिक आता है, और कौन से सब्जेक्ट के आधार पर उन्होंने अध्ययन करा, विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व के बारे में आपको पता ही है ना, विद्युत और चुंबक संबंधी घटनाओं का अध्ययन जिस ब्रांच के अंतर्गत करेंगे उसे विद्युत चुंबकीय बोलेंगे। ठीक है। तो ये हो गई अपनी 1900 ईसा पूर्व के पहले वाली घटनाएं। ठीक है। 1900 ईसा पूर्व के बाद जितने भी खोज कार्य हुए प्रकृति में या प्रकृति को जानने के लिए, प्रकृति संबंधी घटनाओं को जानने के लिए, 1900 ईसा पूर्व के बाद के जितने भी खोज कार्य हुए उनको फिजिक्स की कौन सी ब्रांच में रखा गया, उसको आधुनिक भौतिकी के नाम से जाना जाता है, तो जिसे हम मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं। तो फिजिक्स की 2 मुख्य ब्रांच हुई, एक 1900 ईसा पूर्व के पहले जितने भी खोज कार्य किए गए, जिन जिन टॉपिक के ऊपर किए गए, उन्हें बोला गया चिर सम्मत भौतिकी अर्थात क्लासिक फिजिक्स। और 1900 के बाद जो अब जो चल रहे हैं वर्तमान में, जिसको हम मॉडर्न फिजिक्स के नाम जानते हैं, आधुनिक फिजिक्स के नाम जानते हैं। तो आज पूरी जो दुनिया है जो प्रकृति के बारे में जिन क्षेत्रों में कार्य कर रही है, जिनको जानने का प्रयास कर रही है, उसे हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। और वो कौन कौन से टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, क्वांटम भौतिकी। क्वांटम भौतिकी से कहा जाता है जिसमें छोटे छोटे सूक्ष्म कणों का अध्ययन किया जाता है, उसे बोला जाता है क्वांटम फिजिक्स। दूसरा है कण भौतिकी, है ना। तो जैसे
न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये भी कण है। इन कण भौतिकी में इन छोटे छोटे कणों का अध्ययन करते हैं, वो कण भौतिकी बोला जाता है। इलेक्ट्रॉनिकी, इलेक्ट्रॉन के गुणों पर आधारित दैनिक जीवन में जितनी भी युक्तियों का हम उपयोग करते हैं, जितनी डिवाइस का हम उपयोग करते हैं, वो कौन सी ब्रांच के अंतर्गत अध्ययन किया था उसमें? इलेक्ट्रॉनिकी। ठोस अवस्था भौतिकी, परमाणु भौतिकी, सापेक्षता सिद्धांत आदि मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको नई नई अपडेट मिलती रहे। इसी चैप्टर का जो आधा भाग है उसका सेकंड जो पार्ट है उसका वीडियो हम जल्दी अपलोड करने वाले हैं, तो आप उसको कंटिन्यू देखते रहें। धन्यवाद।